जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो कल का वीडियो में हमने बात किया था कि भारत का सनातन व्यवस्था और जो अब्राहमिक इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट चलता है मॉडल, वो दोनों का सामना हमेशा ही चलता रहेगा कि जब तक इस फिजिकल वर्ल्ड में इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होगी। तो एक मुद्दा है जो बार बार चल रहा है, वो खासकर शिक्षा से है कि यूजीसी का जो रिलेवेंस है, उसमें जो भी नया गाइडलाइन आया है भारत सरकार के द्वारा, वो भारत के संदर्भ में वो बताया जा रहा है कि वो उन युवाओं के लिए वो खिलाफ है। लेकिन आज हम समझेंगे कि जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं खासकर एजुकेशनल, उनकी उपयोगिता अब किस प्रकार से होने वाली है भारत की स्थिति में। क्योंकि 2014 के बाद जो नवगठित सरकार हुई, उसमें हमें ये पता था कि ये 1000 सालों के बाद एक नया कालखंड जिस तरीक़ा से शुरू हो रहा है भारत का, और भारत की जो उपयोगिता है, भारत की जो दूरदर्शिता होगी, वो अन्य देशों के लिए वो सबसे मायने रखेगा। तो इस कड़ी में आज हम समझेंगे कि जिस तरीक़ा से भारत का इंस्टीट्यूशनल जिस तरह से खड़ा हुआ, चाहे यूजीसी हो, हमारा रिज़र्व बैंक हो, मतलब जितने भी सारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थे या भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा था, अब उन चीज़ों को जाना होगा या उनमें बदलाव होगा या उनकी जगह कोई और लेगा। तो इन्हीं सारी जब चीज़ों को परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी उपयोगिता है भारत के सार्थक के रूप में किया जाएगा। जैसे कि योजना आयोग जो था, जो कि एक लंबे समय तक भारत की सरकार में एक नया कार्यकाल के रूप में काम किया, और वही योजना आयोग नीति आयोग के रूप में ट्रांसफ़र हुआ। और ये कब हुआ? 2014 के बाद, यानी कि जब वो नई सरकार गठित हुई। तो इस तरीक़ा से हमें सोचना है, जितने भी सारे आप संस्था देखते हैं, उनकी क्या उपयोगिता रही होगी, उस हिसाब से उसे तैयार किया जाता है। तो इसी तरीक़ा से ये जो स्थिति है, खासकर जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को भी देखते हैं, और भारत के अंदर जो हमारा डोमेस्टिक उपयोगिता होती है, उसके संदर्भ में अब हमें देखना है। तो नई सरकार जो है, वो हर एक समान वर्ग, हर एक समान जाति, हर एक समान लोगों के लिए काम करना चाहती है। तो ये कल्याणकारी व्यवस्था के थ्रू ही हमारा संस्था निर्माण हो सकता है, और इसी थ्रू जो है हम नई-नई चीज़ों को भी देखेंगे बनते हुए, बिगड़ते हुए और उनमें बदलाव होते हुए। तो यूजीसी की जहाँ तक बात है, इस साफ है कि भारत की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, वो तो एक शीर्ष पायदान पे है यूजीसी, एक सबसे बड़ी संस्था के रूप में। आप कुछ दिन पहले गौर किए होंगे कि एनसीईआरटी का जो रेलेवेंस है, उनकी भी ख़त्म, मतलब उसका भी उपयोगिता जो है, वो भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा था। उनकी भी जो उनको जो पावर जो मिला हुआ था कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का, कि एजुकेशन में किस तरीक़ा से वो अपना ऑर्डर पास करेंगे, और सारे जितने भी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ये मानना पड़ेगा। तो उनकी भी ये पावर जो है सरकार जो ख़त्म कर दी है। तो एनसीईआरटी हो या यूजीसी हो या इसके आगे जितने भी सारे आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे आप भारत के संदर्भ में देखा जा रहा है। और अब ये किस तरीक़ा से काम करेगी, तो आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है भारत के पास, और भारत तो शिक्षा का एक भूमि रहा है, जो कि लोगों को मोक्ष प्रदान करता है। तो अब वो डिग्री धारक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो वर्कफोर्स भारत का तैयार हो रहा है, उसके लिए अब हमें स्किल की ज़रूरत है, और यही बदलाव जो है ज़रूरी है। और उस हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारा जो काम करने का तरीका है, वो भारत के संदर्भ में देखना पड़ेगा। तो जो मैंने उदाहरण दिया कि चाहे वो एनसीईआरटी हो या योजना आयोग हो, इन सारी चीज़ों का परिवर्तन के रूप में देखे हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो भी शीर्ष संस्था है, जैसे कि हम फाइनेंस का आरबीआई ही लेते हैं, जो कि भारत का रिज़र्व बैंक है, उनमें जो बदलाव आप देखने को आपको सुनता होगा या आपको मिलता होगा कि जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं उस फील्ड में, वो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करें उपयोगिता के रूप में, उस ओर से उनको नवनियुक्त किया जाता है। कोरोना की स्थिति में जिस तरीक़ा से भारत ने फाइनेंस की स्थिति को संभाला है, विश्व की बहुत सारे देश जो है वो ख़त्म हो गई, खासकर उसका फाइनेंशियल बेस, इकोनॉमिक बेस। और उसी समय भारत सरकार के अंदर शक्तिकांत दास जी ने जिस तरीक़ा से संभाला, और बिना कुछ भी गँवाए हुए जो रिसोर्सेज थी, जो फंडिंग थी, जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को मजबूत करते हुए और एक-एक पॉलिसी पे पैनी नज़र रखते हुए भारत सरकार, खासकर मोदी जी की अध्यक्षता में उन्होंने जो काम किया है, और वो काबिल तारीफ़ है।
और यही स्थिति है कि आज हम अपने कम से कम जो है फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हम जाने जाते हैं। तो ये जो होती है ये एक दिन का काम नहीं होता है। तो इसी तरीक़ा से आपको समझना पड़ेगा कि आगे जितने भी सारे बदलाव होंगे, जो नया बिल आएगा या नया कानून आएगा, नई संस्थाएँ ख़त्म होगी, नई संस्थाएँ निर्माण होगी, ये सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में देखा जा रहा है। और हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको कि हम चिंतन कहते हैं, वो उस बेस पे होना चाहिए। और हमारे भारत में खासकर रिसर्च और इनोवेशन की जो संभावना है उसके अनुसार भी निर्मित होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपके जीवन में बहुत मायने रखता है और सरकार का काम ये होता है कि साधन जो है मुहैया कराना। तो आगे आप और भी देखेंगे। और एक चीज़ और ये है कि जितने भी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, खासकर बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो होती है, उनका एक प्रकार का जो रेलेवेंस इसलिए भी ख़त्म हो जाता है कि वो नए पैटर्न को अडॉप्ट नहीं करते हैं। चीज़ों को बदलाव जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार वो अपने आप को मॉडिफ़ाई या अपडेट नहीं करते हैं। तो उनमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं, उन्हें भी बदलना होगा, उन्हें भी समझना होगा। आज बदले कि कल बदले, उसे नई गाइडलाइन के अनुसार आना ही पड़ेगा। भले ही विरोध होता हो, लेकिन चीज़ें परिवर्तनकारी होती है और वो आएगा ही। इसका उदाहरण अगर हम सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें तो ऐसा तो बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सेंट्रल विस्टा जो है, जो कि भारत का नई सरकार की या 2014 के बाद जितने सारे प्रोजेक्ट हैं, उस प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा जो है वो सेंट्रल विस्टा है, नए पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है, वास्तु के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, सुरक्षा के मामले के हिसाब से और भारत के स्वदेशी निर्मित कारीगरों के हिसाब से देखें तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि अखंड भारत का उसमें जो बैनर या पोस्टर जो लगाया गया है अंदर फ़ोटो के रूप में, वो ये दिखाता है कि पूरा विश्व का सॉल्यूशन जो है भारत देने वाला है। और उसकी उपयोगिता उस रूप में होगी जब अखंड भारत का लीड करते हुए भारत जो है सभी देशों को, खासकर जितने भी सारे हमारे नेबर्सहुड में हैं, उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा और विश्व गुरु नहीं विश्व मित्र की भांति वो काम करेगा। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीक़ा से भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है उसे, और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझें और हो हल्ला करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी शिकायतें ज़रूरी है, आप अपनी बात भी लोकतंत्र की व्यवस्था के रूप में रख सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र है तो हमें सुनना भी है और एक्सेप्ट भी करना और विरोध भी करना है, ना कि हमें हिंसात्मक रूप से अपनाना है। तो इन चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।